दोस्तों स्वागत है आपका एक नया वीडियो में जिसमें बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम 2023 को लेके। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि कल की लाइव क्लास में मैंने आपको अपडेट दिया था इस क्लास के बारे में। जनरल साइंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कि विज्ञान को डिस्कस करेंगे। और टॉप 500 क्वेश्चन मैंने बोला था जो कि पेड बैच में चल रहा है, वही आपको यहाँ पर कराया जाएगा। ओके, तो ये क्लास नंबर 1 है और सिर्फ इतना याद कर लेना है आपको, बाकी इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस ये वीडियो आप देखते जाइए, आपका 100% 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। एंड टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सो वहाँ पे ऐड होना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि वहीं पे टाइम टू टाइम अपडेट, क्लासेस अपडेट आपको मिलते रहता है। सो वहाँ पर ज़रूर ऐड हो जाएगा। एंड कोई भी एक्स्ट्रा क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आपको, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, सो वहाँ पे आप मैसेज कर दीजिएगा, आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन पे और स्टार्ट करते। उससे पहले फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जितना आपको करना कुछ नहीं है, बस शेयर करना है। ओके, आपको करना कुछ नहीं है, बस शेयर करना है, और जितना ज़्यादा शेयर करिएगा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये देख सकते हैं, और ये साइंस ई बुक है, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, स्मार्टनेस शॉर्ट्स जो आपका होता है, अपडेटेड एंड प्रीवियस ईयर कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा परमजीत क्लासेस के द्वारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करेंगे आपका साइंस, और फटाफट आपको लाइक एंड शेयर कर देना है। और जो भी क्वेश्चन होंगे वो या तो पिछले एग्जाम में आए हैं या फिर अब की बार आने वाले हैं। ओके, तो ज़्यादा समय नहीं लेना है, फटाफट लाइक एंड शेयर करते रहना है। ओके, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमारा है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, जस्ट वेट। चलिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव आधारित है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव आधारित किस पे है, और ये क्वेश्चन आ चुका है। और जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिलेंगे इस वीडियो में, सारे ही आपके इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो क्योंकि टॉप 500 का मतलब वही होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव आधारित है, आपका किस पे आधारित है, तो आइंस्टीन सिद्धांत पर। इसमें आपको ये क्या नहीं मिलेगा, मतलब कि ऑप्शन वाइज वगैरह नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि अगर वो ऑप्शन बनाने लगे तो मोबाइल से हम पता लगेगा कितने दिन लग गए यही बनाने में। ओके, तो चलिए आपको डायरेक्ट याद करते चलना है, और आपको जो आंसर याद होगा आपको कमेंट बॉक्स में डालते चलना है। आर्द्रता घटने पर वायु में ध्वनि की गति जो होती है, अगर आर्द्रता ह्यूमिडिटी जो होता है वो आपका घट जाता है, ह्यूमिडिटी जो घट जाता है, तो ये घटने पर वायु में जो ध्वनि की गति होती है वो क्या होती है, घट जाती है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड नंबर दे रखा है, धातु से घंटी बनाने के लिए प्रयुक्त गुण जो होता है वो कौन सा होता है। आपको धातु की घंटी पता है, आपको लोहे की घंटी बनाई जाती है, राइट। तो धातु से घंटी बनाने के लिए प्रयुक्त गुण जो है वो क्या होता है, तो वो होता है ध्वन्यात्मक, राइट। इसको मैं लिख देता हूँ, शायद आप लोग को यहाँ पे दिखाई ना दे रहा हो क्लियर। ओके, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, ध्वन्यात्मक, या फिर इसे धावनिक भी कहते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो कोई भी आपके ऑप्शन में आपका दिखाई दे तो ये प्रयुक्त जो इम्पोर्टेंट गुण है जो ये आपके ऑप्शन में दिखाई देगा एग्जाम में, तो ये आपको टिक करना होगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। पश्च अभिनीत पीएन जंक्शन डायोड के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर आपके, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। अवक्षेपण परतों की चौड़ाई जो है वो बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, अवक्षेपण परतों की चौड़ाई जो है वो आपका बढ़ जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 5 पे। कौन समुद्री वायु और स्थलीय वायु के लिए जिम्मेदार है, मतलब कि जिम्मेदार मतलब रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो कौन है वो, तो वो है संवहन ऊष्मा अंतरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आया भी है, सो आने के फुल चांसेस है। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो समुद्री वायु और स्थलीय वायु के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, वो है संवहन ऊष्मा अंतरण। आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक चौक कुंडली का प्रतिरोध, ये आपको डायरेक्ट, ये सब डायरेक्ट याद करना है, इसमें कोई भी दिमाग यूज नहीं करना एक्स्ट्रा, जितना बताया जाए उतना कर दीजिएगा। और अभी तक आपने भाई साहब लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। और जितना इस वीडियो पे अगर 100 लाइक्स आएंगे तो ही कल का वीडियो जो आपका ये पार्ट 2 आने वाला है, अदरवाइज आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर बंद कर दिया जाएगा। एक चौक कुंडली का प्रतिरोध कम होता है, कितना होता है, कम होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर चलेंगे 7 पे। किन में उच्चतम आंतरिक प्रतिरोध है, तो वो है भाई साहब वोल्ट मीटर। किसमें भाई साहब, किसमें उच्चतम आंतरिक प्रतिरोध है, तो वो है वोल्ट मीटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उच्चतम आंतरिक प्रतिरोध है वोल्ट मीटर में।
ओके, तो चलिए आगे बढ़ेंगे और लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या दे रखा है वो देख लीजिए। तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दे रखा है, एक अनियंत्रित परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया किसका आधार बनाती है, राइट। किसका आधार बनती है या ये बनाती है, आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किसका, एक अनियंत्रित परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया किसका आधार बनाती है, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो हो जाएगा, जब अनियंत्रित की बात करेगा, अनियंत्रित परमाणु श्रृंखला की बात करेगा तो परमाणु बम आपको ध्यान में रखना है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन तो VVIP है भाई साहब। LPG का मुख्य घटक कौन सा है भाई साहब, तो LPG का मुख्य घटक क्या है, ब्यूटेन है। ओके, क्या ध्यान रखना है, ब्यूटेन। LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। और 10 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रखा है, उत्प्लावकता क्या होता है, ये क्या होता है, एक ऊपर की ओर बल लगता है, राइट। क्या होता है, अपर डायरेक्शन में बल लगता है। क्या होता है, ये उत्प्लावकता बल क्या होता है, उत्प्लावक बल ऊपर की ओर बल लगता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन 11 में दे रखा है, निम्न में कौन फेफड़ों की स्थिति है जो मनुष्य में सांस की तकलीफ का कारण बनता है। ओके, वो कौन सी स्थिति है जिसमें मनुष्य की सांस की तकलीफ का कारण बनता है, तो होता है एम्फीसीम, राइट। शायद आपको जिसको ये हिंदी समझ में आ रहा हो, हिंदी समझ में क्यों नहीं आएगा भाई साहब, हिंदुस्तान से हैं तो हिंदी तो समझ में आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो फिर तो आप अंग्रेजी हैं तो ही आपको समझ में। एम्फीसीम ये देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 12 पे। कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि प्रति उपचायक के रूप में कार्य करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रति उपचायक के रूप में कार्य करता है, तो विटामिन सी जो होता है वो आपका, ओके, विटामिन सी जो होता है वो प्रति उपचायक के रूप में कार्य करता है। नंबर 13 से, और 13 नंबर क्वेश्चन में 13 नंबर में हमारा दे रखा है कि आपका ये विद्युत अभिवाह की SI इकाई जो है, SI मात्रक है वो क्या होता है, तो इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं वोल्ट मीटर, बट आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप इसका फॉर्मूला याद रखें। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पूछे, इसका डायमेंशन भी पूछ ले तो आप इससे निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको 5 = A, आपको V इसका E को तोड़ेंगे V/D मल्टीप्लाई A, ये आपका एरिया है, तो वोल्ट प्रति मीटर। ओके, तो V मतलब वोल्ट और D मतलब मीटर, और इसका एरिया का मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कट गया तो वोल्ट मीटर आपका आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है, मधुमक्खी के डंक से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण तेज दर्द और जलन होता है। आपका एक चीज़ और आता है, मधुमक्खी का डंक और बिच्छू का डंक, राइट। बिच्छू का डंक जो होता है, बिच्छू वगैरह जानते हैं ना, जिसको बिहार वगैरह में बिच्छी वगैरह बोलते हैं, ऐसा इस टाइप से। ओके, तो बिच्छू का डंक से जो भी अगर आपको मार दे तो आपको क्या होता है, वो क्या होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, जलन वगैरह होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोनों का आंसर आपका वही हो जाएगा, फार्मिक अम्ल जो होता है, मैथनोइक अम्ल आपको ध्यान में रखना है, राइट। फार्मिक अम्ल या फिर मैथनोइक अम्ल आपके ऑप्शन में दिखाई देगा, आपके क्वेश्चन में ऑप्शन आपका फार्मिक अम्ल रहेगा या फिर मैथनोइक रहेगा, तो ये आपको टिक करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। एम्पियर घंटा इकाई है, किसकी इकाई है, तो बिजली की मात्रा की इकाई है, किसकी है, तो आपको बिजली की मात्रा, आप इसको ध्यान में रखना है। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 16। ओके, और इसे विद्युत धारा भी आप तो कह ही सकते हैं। ओके, तो आप ध्यान में रखिए। ओके, चलिए 16 नंबर दे रखा है, रासायनिक अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक किस अवस्था में रहता है। रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसके अंत में, एंड में उत्प्रेरक किस अवस्था में रहता है वो आपको बताना है, किस स्टेट में रहता है वो आपको बताना है। तो वो रहता है मात्रा और संरचना में अपरिवर्तित। आपको ध्यान रखना है, मात्रा और संरचना में अपरिवर्तित मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 17, भाई साहब पेड जब चीज़ आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करें। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो पेड आपको जब फ्री में मिल रहा है तो शेयर भी कर दीजिए आप लोग। ओके, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ओके, चलिए चलेंगे। लौ अयस्क है, तो लोहा का अयस्क क्या क्या होता है आप देख सकते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, पाइराइट, ग्रेफाइट, इल्मेनाइट, ये सब भी है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ज़्यादातर आपसे एग्जाम में यही वाला देगा, मैग्नेटाइट या साइड्राइट, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट ये वाला देता है Fe3O4 और Fe2O3। ये आपको फॉर्मूला सूत्र भी याद रखना है। और पाइराइट FeS2 ये आपको ध्यान में रखना है, 3 वाला। ओके, 3 चीज़। चलिए आगे बढ़ेंगे और चलेंगे 18 नंबर में। और 18 नंबर में हमारा क्या दे रखा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें।
18 नंबर में हमारा क्या दे रखा है, तो 18 में हमारा दे रखा है कि घरेलू परिपथ में लैंप जो होता है समांतर में जुड़े होते हैं। क्यों जुड़े होते हैं भाई साहब, यदि एक लैंप बुझ जाता है तो दूसरा आपका जलता रहता है, इसलिए समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। घरेलू परिपथ में लैंप समांतर क्रम में जुड़े होते हैं ताकि जो होता है एक लैंप अगर आपका बुझ जाए तो दूसरा आपका जलता रहे। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय नति कोण क्या होता है, तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय नति कोण जो होता है 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये आपकी बार आने वाला है, आप ध्यान में रखिएगा। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय नति कोण जो होता है 0 से अधिक होता है और 90 डिग्री से कम होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, तो आप नोट कर लीजिएगा। ओके, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय नति कोण 0 से अधिक, ओके, 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं, ऊर्जा यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होती है। तो ऊर्जा यकृत मांसपेशियों में क्या संग्रहित होती है, क्या स्टोर होता है, वो आपको बताना है। ओके, और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लाइकोजोन। तो ये डायरेक्ट आपको याद करते चलना, आपको नोट्स भी बनाना है तो इसी टाइप से आप बनाइएगा, इस टाइप से जिस तरीके से मैंने लिख रखा है। ऊर्जा यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होती है ग्लाइकोजोन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलेंगे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है मैग्नीशियम हाइड्रा, ये आपको सूत्र याद रखना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सल्फ्यूरिक, ये सल्फ्यूरिक एसिड बोलिए या फिर अम्ल बोलिए, अमोनिया हाइड्रोक्साइड या फिर नाइट्रिक एसिड बोलिए, नाइट्रिक अम्ल बोलिए, आप वही बात है। ओके, तो बहुत सारे कुछ बच्चे होंगे जो नए होंगे वो कंफ्यूज हो, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपको ध्यान में रखना है MgOH2। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे इसको याद कैसे, भाई साहब ये तो याद करना पड़ेगा। ओके, तो MgOH2 आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर अमोनिया हाइड्रोक्साइड की बात करें तो NH4OH होगा। ओके, तो ये आपको भी ध्यान में रखना है। नाइट्रिक अम्ल, और ये ऐसे जो क्वेश्चन वही रखेंगे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, राइट, उससे एक क्वेश्चन भी आपको बाहर नहीं मिलेगा। और तभी तो बोला जा रहा है ना कि 10 में से 10 आने वाले हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड या फिर नाइट्रिक अम्ल आप इसे बोलिए। ओके, चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, परमाणु सिद्धांत। तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, छोटा मोटा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया भी है, नेवी के एग्जाम में भी आया है। ओके, तो जॉन डाल्टन आपको ध्यान में रखना है और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। अगर बात करें यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भाई साहब, तो यह था जेम्स चैडविक ने। ओके, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। अगर आपसे प्रोटॉन की पूछ ले तो प्रोटॉन का आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ओके, तो आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु वर्णक्रम का उदाहरण है। तो परमाणु वर्णक्रम का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, क्या है भाई साहब, तो वो है रेखीय वर्णक्रम, जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो परमाणु वर्णक्रम का उदाहरण है आपका रेखीय वर्णक्रम, और ये आपको नोट कर लेना है। ओके भाई साहब, एक बार शेयर कर दीजिए, जो भी अभी नए जुड़े होंगे वो लाइक कर देंगे एंड शेयर कर देंगे। ओके, चलिए, कौन उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है, ये मिटा लीजिए, कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है भाई साहब, तो वो है भाई साहब ऑक्सीजन, जो कि आपका उत्कृष्ट गैस नहीं है, राइट, उत्कृष्ट गैस नहीं है, वो कौन है, ऑक्सीजन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन की, तो शराब के दुरुपयोग के साथ थायमिन की कमी से क्या हो जाता है, जो आप अगर शराब का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा, ओके, तो आपको क्या होगा, थायमिन की कमी हो जाएगी, राइट। थायमिन क्या होता है आपको पता है ना, थायमिन कोई बताएगा, थायमिन किसका नाम है, ये थायमिन एक बार जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, देखते हैं राइट आंसर कौन देता है। तो उसके कमी से क्या हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है वर्निक कोर्सोकॉफ, और यहाँ पे सिंड्रोम हो जाता है, वर्निक कोर्सोकॉफ सिंड्रोम हो जाता है। तो आपको नोट कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ओके, तो आपको नोट कर लेना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है जी का मान, ये है गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर से, यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। जी का मान आपको बताना है, ये फॉर्मूला होता है F = G m1 m2 अपॉन
आर स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। तो यही फॉर्मूला से आपका इसका आपसे पूछ लेगा, डायमेंशन पूछ लेगा या फिर ऐसा मात्रक पूछ लेगा, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना। अगर इसी क्वेश्चन से आपको बोल दे कि ये जो है ना आर के मान में परिवर्तन कर दिया जाए, मतलब कि इसको आधा कर दिया जाए, तो अब आपका एफ का कितना गुना हो जाएगा, इस तरीके से आपके इसको 2 गुना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, ओके। तो या फिर जो आपका M1 M2 है मास है, उसमें आपको दो गुना कर दिया जाए, तो F जो बल है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, वो कितना गुना हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन, इससे आपको कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलिए अगर बात करें 26 नंबर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स 2, आपको जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आप देख सकते हैं जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एफ आर स्क्वायर इधर हो जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2 हो जाएगा। एफ का होता है न्यूटन, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और M1 M2 मतलब kg स्क्वायर हो जाएगा, और kg जब ऊपर जाएगा तो kg इनवर्स 2 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से आप इसको डायमेंशन भी बना सकते हैं, विमेय सूत्र भी बना सकते हैं। और ये सबसे कमज़ोर बल है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, और ये पिछली बार आपके एग्जाम में आया था, राइट। कोस्ट गार्ड के एग्जाम में ये पिछली बार क्वेश्चन आया था, ओके। सबसे कमज़ोर बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। उष्मा एसआई मात्रक है, उष्मा का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो होता है भाई साहब जूल, राइट। उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल होता है, तो ये आपको नोट कर लेना है। उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए अगर बात करें आगे, तो एक स्टार मार्क मैंने रख रखा है, यह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उष्मा जो होता है, उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, और ये उच्च तापमान से, राइट, ओके, उच्च तापमान से हाई टेम्परेचर्स टू कहाँ जाएगा, लो टेम्परेचर की ओर, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाता है। चलिए अगर बात करें यहाँ पे 28 नंबर, सोडियम सल्फेट का सूत्र है Na2SO4, ये आपको ध्यान में रखना है। सोडियम सल्फेट का सूत्र है Na2SO4। अगर बात करें सोडियम सल्फाइड की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है Na2SO3। एक ही चीज़ का फ़र्क है SO4 और SO3 का। तो सल्फाइड आएगा मतलब लंबा खींच रहा है, मतलब 3 ऐसे बनाइएगा, और कम खींच रहा है मतलब सोडियम सल्फेट डायरेक्ट Na2SO4 आपको ध्यान में रखना है, ओके। बाकी इसका जो प्रयोग होता है सोडियम सल्फाइड का, क्वेश्चन नंबर 29 है, खाद्य संरक्षक या फिर अपचायक के रूप में कार्य इसका किया जाता है। तो सोडियम सल्फाइड का आपसे पूछ सकता है कि इसका उपयोग तो खाद्य संरक्षक में और या फिर अपचायक के रूप में कार्य करता है, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे और देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। किसी चालक तार में विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। किसी चालक तार में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, उसको हम विद्युत धारा के रूप में जानते हैं। विद्युत धारा, ये सीधा सीधा कहे तो विद्युत धारा का डेफिनेशन दे रखा है आपको। विद्युत धारा का फॉर्मूला किसी को ये आप नोट कीजिए, तो विद्युत धारा का फॉर्मूला बताइए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन बताता है। और यह हमारा 31 नंबर क्वेश्चन, सेल्सियस पैमाने में कौन सा तापमान 320 केल्विन के बराबर होता है, ओके। तो ये होता है 47 डिग्री सेल्सियस के बराबर, राइट। सेल्सियस पैमाने में कौन सा तापमान 320 केल्विन के बराबर होता है, 47। ये किसी को समझ में मेरे ख्याल से बहुत लोगों को नहीं आएगा, तो ये एक बार कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट क्लास में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से, ओके, ताकि इससे जो भी क्वेश्चन आए आपका क्लियर रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यही थे आज 31 क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस किए। बाकी आपका सपोर्ट कितना आता है तो उसके हिसाब से कल, और बाकी जैसे ही आएगा आपको 500 क्वेश्चन करा दिया जाएगा। बस आपका सपोर्ट रहना चाहिए, सपोर्ट रहेगा तभी होगा, अदरवाइज सेशन बंद हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, कौन से ग्रुप में, एग्ज़ाम वाले ग्रुप में, तो उसमें ऐड हो जाए। वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ओके। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सपना है डिफेंस में ही जाना है, स्पेशली कोस्ट गार्ड में। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी अपडेट, जो भी इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले आप तक मिलते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। एंड क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।